हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका माई अकेडमी में। मैं वर्मा आज आप लोगों को ओबीजी पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा, तो ओबीजी में जो थोड़ा सबसे बड़ा थोड़ा टॉपिक रहता है वो रहता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की वीडियोस नहीं देखी है, या कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस पर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट आउट। अच्छी वीडियोस है, आपको समझ में आ जाएंगे। उनके एमसीक्यू भी सॉल्व करवा रखे हैं बाय द हेल्प ऑफ पीआर यादव। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख लीजिए। विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है, जब प्रेगनेंसी होगी तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। अब कितना बढ़ता है अमाउंट, वो याद रखना जरूरी ज्यादा है। तो 30 से 40% तक बढ़ जाता है ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ता है 40 से 50%। आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ता है 20 से 30%। और एचपी का वॉल्यूम बढ़ता है 18 से 20%। माफ कीजिएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब प्लाज्मा के बारे में कुछ बातें बताती हूँ मैं आपको। प्लाज्मा वाटर ऑल्सो इंक्रीज। प्लाज्मा होता कितना है मैंने बताया है अभी। पिछली बार मैंने वीडियो आपको बताई थी, कुछ ब्लड के बारे में मैंने कुछ बातें बता रखी है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा जो है 55% तक प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। माफ करिएगा। वाटर ऑल्सो इंक्रीज। जब पानी बढ़ेगा तो ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा तो हीमोडाइलेशन हो जाएगा। हीमोडाइलेशन का मतलब है ब्लड जो है वो थिनर, यानी कि पतला हो जाएगा। तो ब्लड इक्वल्स डायलेशन, ब्लड के अंतर। इसका मतलब ये हुआ कि खून का पतला होना ही ब्लड डायलेशन है। ठीक है, या हीमोडाइलेशन है। तो प्रेगनेंसी में होता क्या है कि प्रेगनेंसी इन स्टेट ऑफ हीमोडाइलेशन के स्टेट में चली जाती है। प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया कॉज हो जाता है, बिकॉज प्लाज्मा बढ़ जाता है तो ब्लड के अंदर जो है पानी की ज्यादा अधिकता मात्रा हो जाती है। पानी बढ़ेगा तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी, आरबीसी कम हो जाएगी, प्लेटलेट्स कम हो जाएगी। माफ करना। और पानी बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है प्लाज्मा बढ़ रहा है। जब प्लाज्मा बढ़ जाएगा तो बाकी की जो अदर चीजें हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, तो वो सब हो जाएंगी कम। अब आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी दौरान शुरू करते हैं 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या तीसरे महीने भी बोल सकते हैं। अब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है? द रेट ऑफ आरबीसी सेटल डाउन इन द बॉटम। वो रेट जहां आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, नीचे की तरफ आ जाती है। अब आरबीसी के बॉटम में आने की स्पीड को ही हम ईएसआर बोलते हैं। नॉर्मल जो ईएसआर होता है वो 10 पर आवर होता है, और प्रेगनेंसी में ये 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो 40 पर आवर की स्पीड से ये नीचे की तरफ आता है, जैसे कि मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ। अच्छा, ईएसआर बढ़ने का मतलब हो जाता है ना कि इन्फेक्शन कॉज होने लगता है, इन्फेक्शन कंडीशन में आ जाता है। कार्डिक आउटपुट के बारे में बात करते हैं। कार्डिक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। माफ कीजिएगा। नॉर्मली 70 ml इंटू 72 करोगे तो यानी कि 50-40, यानी कि 5040 ml रहता है, करीबन 5 लीटर तक कार्डिक आउटपुट रहता है। और प्रेगनेंसी के अंदर ये बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। 5 से 6 हफ्ते में बढ़ जाता है। आपने सुना भी होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन की फ्रिक्वेंसी रेट बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 85 बीट पर मिनट तक हो रहा है। और कार्डिक आउटपुट कितना हो जाएगा? 6500 ml, यानी कि अगर लीटर की बात करो तो 6.5 लीटर, यानी कि 6.5 लीटर अप्रोक्स जो है वो कार्डिक आउटपुट हो रहा है। अच्छा, ब्लड प्रेशर कैसा होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज? ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? द प्रेशर बाय ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स पर प्रेशर लगेगा तो सिम्टोमेटिक वस्कुलर प्रेशर लगाया जाएगा। प्रेगनेंसी में इस प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड एक्सीलेट प्रेशर लगाता है वॉल पर, तो वेसो डायलेशन यानी कि वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती है। अच्छा, एक बात समझो, प्रेगनेंसी के दौरान वेसल्स जो होती है वो डायलेट हो जाते हैं। अगर वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है बीपी कम हो जाएगा। अच्छा, वेसल डायलेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि
प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो वॉल है सेल की उस पर प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है तो कोई भी चीज है जिस पे प्रेशर लगेगा फूलेगी। जब वो फूल रही है उसके अंदर, जैसे कोई पाइप है, अगर पाइप का मुंह हो गया चौड़ा, पानी तो उसी स्पीड से फ्लो कर रहा है ना, तो जब उसी स्पीड से फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है कि डायलेट हो जाएगा, पतला हो जाएगा और आराम से ब्रश से निकल आएगा। बट वो एरिया स्पेस ज्यादा हो गया, इसकी वजह से बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ता है एफपीपी, फीमोरल वेन प्रेशर। अच्छा, बच्चा क्या करता है ना, उसमें वेन पे प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से कंप्रेस दबता है, ब्लड रिड्यूस इन इंफीरियर वेना कावा, रिड्यूस कम हो जाता है इंफीरियर वेना कावा पे, ब्लड सप्लाई रिड्यूस टू द हार्ट। अच्छा, समझ में आया बात? हार्ट की सप्लाई कम हो जाती है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। अगर कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो बीपी डिक्रीज ज्यादा हो जाएगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी वाइटल ऑर्गन में, स्लाइटली अनकॉन्शियस और सिनकोप की कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, एवरीथिंग होती क्या है मैं आपको समझाती हूँ। आपने सुना होगा कि अक्सर करके जब मदर जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको एक एडवाइस देता है महिला को कि आपको लेफ्ट लेग पर ही पोजीशन पे सोना होता है। अच्छा, क्यों सोना होता है उसकी ये बात बताई गई है, क्योंकि एफबीपी, फीमोरल वेन प्रेशर। अच्छा, तो हमारे जो राइट साइड पर जो होता है ना फीमोरल वेन गई है, अगर जो है महिला वो अगर राइट साइड पे सो जाएगी तो वेन जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। वेन कंप्रेस होने की वजह से ब्लड जो है वो कम पहुंचेगा इंफीरियर वेना कावा तक। अगर इंफीरियर वेना कावा तक ब्लड कम पहुंचेगा तो जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपोटेंशन कॉज हो जाएगा, और अगर हाइपोटेंशन हो गया तो वाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, या महिला जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाएगी। उसी अनकॉन्शियस स्टेज को ही हम लोग सिंकोप कहते हैं। आशा करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई है तो प्लीज कमेंट में बताइए, या फिर मैं अभी आपको दोबारा से फिर बताती हूँ। एफबीपी फीमोरल वेन प्रेशर होता है। महिला अगर राइट साइड में लेती है, अच्छा एक बात और बताती हूँ, राइट साइड की तरफ यूट्रस जो होता है वो ज्यादा झुका हुआ होता है, इसलिए लेफ्ट साइड ही लेटालते हैं हम महिला को, ये भी एक कारण है। पर मोस्टली एफबीपी की वजह से लेटालते हैं, क्योंकि एफबीपी जो होता है वो सीधे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है इंफीरियर वेना कावा से। अगर उस पर प्रेशर लगेगा तो ब्लड जाएगा ही नहीं इंफीरियर वेना कावा तक। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वाइटल ऑर्गन ठप हो जाएंगे, मतलब काम नहीं करेंगे ढंग से। अगर काम नहीं करेंगे तो सिनकोप की कंडीशन हो जाएगी। सिनकोप क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस ऑफ द फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक नोट है कि एडवाइस फीमेल टू अवॉइड द, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राइट लेटरल पोजीशन में नहीं लेटना है, और उसको बोलना है कि हमेशा सो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही सोए। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने ये सारा प्लाज्मा वगैरह के बारे में पढ़ा, ईएसआर के बारे में, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और एफबीपी के बारे में। कल मैं आप लोगों को प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, या नॉर्मल क्या होता है वेट गेन के बारे में, और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, बीएमआई वगैरह। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।